हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशल्स में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग टालकट पार्सन्स पे डिस्कस कर रहे हैं। और टालकट पार्सन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल सिस्टम अर्थात सामाजिक प्रणाली का कॉन्सेप्ट। इस पे हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। एक एक सोशल सिस्टम जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि उसके अंदर हमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं जिनको हम लोगों ने टालकट पार्सन्स की थ्योरीज में सुना तो है, लेकिन आखिर में ये होते क्या हैं इनको डिटेल में हम लोग समझेंगे। इनका बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है विन्यास प्रकारांतर का। इसे इंग्लिश में पैटर्न्स वेरिएबल्स कहते हैं। तो आखिर में विन्यास प्रकारांतर होता क्या है, इग्नू के अनुसार हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर के बाद इसमें तो आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर आप लोगों ने सही से समझ लिया तो। विन्यास प्रकारांतर आखिर में होता क्या है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि पैटर्न वेरिएबल्स किसकी कॉन्सेप्ट है, या इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछ में जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं कि आखिर में विन्यास प्रकारांतर क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। सभी क्रिया प्रणालियों, एकदम बिल्कुल ये इग्नू की जो बुक है उसी का हूबहू मैंने टाइप किया है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि इग्नू की पुस्तक आप लोगों के सामने है और आप लोग उसे समझ रहे हैं। सभी क्रिया प्रणालियों की विशेषताओं को, आखिर में कौन कौन से जो क्रिया होती है, एक्शन होते हैं, उनकी जो सिस्टम है, कार्य करने का क्या तरीका है, इनकी विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने वाली अवधारणाओं के विकास के लिए उसी को ये डेवलप करना चाह रहे थे कि आखिर में जानना चाह रहे थे कि विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अपने पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए कि कुछ भावपूर्ण क्रियाएं होती हैं, कुछ आप लोगों को ऐसा देखने को मिला कि मूल्यपरक क्रियाएं होती हैं। तो आखिर में कौन कौन सी होती हैं, तो इसी के विकास के लिए पार्सन्स ने अवधारणाओं के ऐसे समुच्चय का प्रतिपादन किया है जो इन प्रणालियों की परिवर्तनशील प्रकारांतर अर्थात वेरिएबल्स की विशेषताओं को प्रदर्शित कर सके। इन अवधारणाओं को ही विन्यास प्रकारांतर कहा गया है। जो इन्होंने अवधारणाओं को विकसित किया है, जिन अवधारणाओं को क्रिया प्रणाली से संबंधित जिन अवधारणाओं को इन्होंने विकसित किया है, उसी को विन्यास प्रकारांतर कहा जाता है। भूमिका, जो भूमिका होती है, ये सामाजिक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ऐसा पार्सन्स मानते हैं। इसके निष्पादन से तनाव पैदा होता है। कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने खुद के एग्जाम्पल लूँ तो मैं एक बहू भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ। तो बहुत सारी भूमिकाएं मैं निभाती हूँ। बहुत ऐसी भूमिकाएं होती हैं जिनमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी जैसा लगता है कि जैसे अगर मैं सिर्फ अपनी क्या किसी भी बहू की बात करूं तो ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी कुछ होते हैं कि जो नहीं करने का मन है, लेकिन एक बंदिश सा फील होता है कि मुझे उसे करना ही करना है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं जिनके निष्पादन में तनाव भी पैदा होता है। हमारा मन नहीं है ऐसे रहने का, लेकिन यह हमसे अपेक्षा की जाती है कि हमें ऐसे ही रहना है। तनाव की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जो तनाव है, किसी भी भूमिका से संबंधित किसी व्यक्ति के मन में अगर कोई तनाव है तो वो इस बात पर निर्भर करती है कि भूमिका अपेक्षाओं को समाज में किस प्रकार संस्थागत किया गया है, और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सामाजिक व्यक्तियों द्वारा किस हद तक भूमिका अपेक्षाओं के मूल्यों को आत्मसात किया गया है। अब इसका मैं एक ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय समाज के ही रेफरेंस में लेते हैं।
गांव में जो भूमिका है बहुओं की और शहर में जो बहुओं की भूमिका है, इसमें काफ़ी अंतर आप लोगों को देखने को मिलेगा। गांव में ऐसा देखने को मिलता है कि बहू जो है वो ऐसे बाहर में बिना घूंघट के नहीं आ सकती है, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती है। बड़े ने अगर कोई बात कह दी गलत ही है तो वो उसका प्रत्युत्तर नहीं दे सकती है, जवाब नहीं दे सकती है, जवाबदेही नहीं कर सकती है। तो ऐसी एक उम्मीद की जाती है कि बहू जो है वो घर में एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ बिल्कुल मधुर आवाज़ रहे, चाहे उसके पे वर्किंग प्रेशर जितना भी हो, काम करने का जितना प्रेशर है वो करती रहे, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, बड़े बुजुर्गों का केयर करे। तो ये सारी जो भूमिकाएं हैं ये एक बहू से उम्मीद की जाती है। वहीं पे अगर हम शहरों की बात करें या ये बोलें कि एक शिक्षित परिवार की बात करें, तो वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि बहू की भूमिका गांव की बहू की भूमिका से बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो बहू है वो भी एक इंसान ही है, और जैसे घर के सारे सदस्य कार्य करते हैं या जैसे घर के सारे सदस्य को इंजॉय करने का या अच्छी से मौज मस्ती करने का, अच्छे से लाइफ को जीने का हक है, उसी तरीके से उस घर की बहू का भी है। अगर वो थकी हुई है तो जो घर के बाकी सदस्य होते हैं वो भी साथ में हेल्प करते हैं, सारे लोग मदद करके और सारा काम निष्पादित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहू की ही भूमिका को किस प्रकार से और समाज में संस्थागत किया गया है। तो आखिर में जो गांव में हमें एक माहौल देखने को मिलता है वहाँ पे उस प्रकार से संस्थागत किया गया है, वहीं पे शहरों में अलग तरीके से एक बहू को देखा जाता है कि हाँ बहू जो है वो पढ़ी लिखी है, तो ये भी देखा जाता है कि पढ़ी लिखी है तो कुछ काम भी करती रहे, या फिर उसकी क्या इच्छा है, उसको अपनी लाइफ को कैसे जीना है तो उसका हक है, वो उस तरीके से जी सकती है। तो ये सारी बातें निर्भर करती हैं कि समाज में किसी भी भूमिका अपेक्षा क्या है, कि हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति से संबंधित भूमिका से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, उसको किस प्रकार से उस समाज में संस्थागत किया गया है। यहीं पे आप लोग देखेंगे अलग अलग धर्मों की भी बात करें तो उसमें भी हमें अलग अलग तरीके से व्यवहार मिलेंगे कि किस प्रकार से किसी की भूमिका को संस्थागत किया गया है। और यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि सामाजिक व्यक्तियों द्वारा, अर्थात किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है कि वह व्यक्ति भी भूमिका अपेक्षाओं के मूल्यों को किस हद तक अपने अंदर आत्मसात किया है। अब इस पे मुझे एक अच्छा उदाहरण ये आ रहा है याद में कि अगर मान लेते हैं कि चाहे वो शहर की बहू हो, चाहे गांव की बहू हो, चाहे वो किसी भी भूमिका की बात कर लें, तो अगर उसका मन है कि हमें बड़ों का सेवा सत्कार करना चाहिए या उसके अंदर त्याग की, आत्मसमर्पण की भावना है, तो वो उस तरीके से व्यवहार करती है। लेकिन वहीं पे अगर उसके मन में ये है कि ये क्या बात हुई कि सारी चीज़ों के लिए मैं ही सेक्रीफाइस करूं, मैं ही त्याग करूं, बाकी सारे लोग मज़े से रहें, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाई देगी और वो बहू बोलेगी कि जिसको जो सोचना है सोचे, समाज जो सोचना है सोचे, मैं तो अपने ही तरीके से रहूँगी। तो इस प्रकार से ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि किसी भी भूमिका अपेक्षा को व्यक्ति के द्वारा किस हद तक आत्मसात किया गया है, अर्थात ग्रहण किया गया है। अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, क्लियर कर लीजिएगा। अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता और मूल्यपरक उन्मुखता के संबंध में अपनी भूमिकाओं के निष्पादन में हर व्यक्ति को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि किस प्रकार से जो पिछला लेक्चर था उसमें एक इग्नू की ही एक इमेज दी गई थी और मैंने बताया था कि एक जो लेडी है वो जाती है सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए, फिर वो देखती है तो वो सोचती है कि अरे ये सब्जी जो है वो बहुत ही ताज़ी दिख रही है लेकिन महंगी है। दूसरा ये सोचती है कि अरे भले वो ताज़ी है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे ये खाना पसंद है। फिर तीसरे में ये देखती है कि ये ताज़ी भी है और मुझे खाना भी पसंद है, तो क्यों ना मैं इसको ख़रीदूँ। तो ये मूल्यांकन परक का अभिक्रिया हो जाती है। तो इस तरीके से
अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता और मूल्यपरक उन्मुखता के संबंध में अपनी भूमिकाओं के निष्पादन में हर व्यक्ति को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, आखिर में हम क्या चाहते हैं करना, लेकिन समाज के द्वारा क्या मान्य है करने के लिए। इन दोनों को हमको देख के वो अंतर्द्वंद हमारे अंदर चलता रहता है। कभी हम अपनी सुनते हैं, कभी समाज की सुनते हैं, और इस प्रकार से हमारी क्रिया जो है वो होती रहती है। ये दुविधाएं आवश्यकताओं और मूल्यों से संबंधित उन्मुखताओं के क्षेत्र में व्यक्ति की पसंद या अभिरुचि से होने वाले तनाव से पैदा होती है, क्योंकि समाज में हमें व्यवहार करने के तरीके अलग होते हैं। लेकिन एक बार के लिए हम ये सोच लें कि समाज है ही नहीं है, तो हम आखिर में क्या चाहते हैं, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, हमें अपने जीवन के लिए कैसे डिसीज़न लेने हैं। तो ये जो अपनी खुद की पसंद और अभिरुचि होती है और समाज की क्या अपेक्षाएं होती हैं, इन दोनों के बीच में अंतर्द्वंद होता है और इससे तनाव पैदा होता है। यद्यपि इन दुविधाओं को द्विभाजित रूप में देखा जाता है, तो यहाँ पे इन्होंने 2 भागों में इसे बांट दिया है। इस प्रकार से कुल 5 विन्यास प्रकारांतर हैं। इनमें से प्रत्येक विन्यास प्रकारांतर दूसरे का पूरी तरह से उल्टा है। अब यहीं से हम लोग देखेंगे कि विन्यास प्रकारांतर के जो प्रकार हैं, ये 5 प्रकार बताए हैं टालकट पार्सन्स, और एक एक को हम लोग बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझेंगे। इसको एक बार आप लोग अगर समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जस्ट कुछ नहीं करना है, बस याद करना है, समझना है, इसको याद भी नहीं करना है, जस्ट आप लोग समझिए। जैसे ही आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेंगे, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, टालकट पार्सन्स ने इसकी बात की है। यह विन्यास प्रकारांतर हैं। पहला है भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, दूसरा है आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता, तीसरा है सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद, चौथा है प्रदत्त बनाम अर्जित, और पांचवा है विनिर्दिष्टता बनाम प्रसन्नता। अब इसके बारे में हम लोग एक एक को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आप लोग यहाँ पे नहीं घबराइएगा कि आखिर में ये टर्म्स हमें क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, सारे के सारे बहुत ही ईजी हैं। हम लोग इसको एक एक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहला जो है भावात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता, बहुत ही इजी है, इसको हम लोग देखते हैं। भावात्मकता अर्थात अफेक्टिविटी बनाम भावात्मक तटस्थता अर्थात अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। ये आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, तटस्थता यहाँ पे आएगा। तो भावात्मक और भावात्मक तटस्थता के बीच में एक अंतर्द्वंद होता है। कैसे? जैसे कि हम लोग एक इमेज से जस्ट पहले समझ लेते हैं, फिर आप लोग जब इसे आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक माँ को और एक बच्चे को देख रहे हैं। माँ जो है बच्चे से बहुत प्रेम करती है, ये आप सभी को पता है कि माँ की ममता की बात ही अलग होती है। तो माँ जो होती है वो बच्चे से प्रेम तो करती है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन बच्चा चूँकि एक सामाजिक प्राणी भी बने, तो ऐसी बहुत ऐसी स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे माँ को भावात्मक तटस्थता अपनानी पड़ती है। अर्थात जो उसके अंदर भावना है, भावात्मकता है, उससे उसको न्यूट्रल होना पड़ता है, उसे कंट्रोल करना पड़ता है, और इस प्रकार से कुछ दृढ़ निश्चय भी लिए जाते हैं। जैसे कि माँ बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन वहीं पे अगर बच्चा थोड़ा भी कुछ गलत काम कर दिया या झूठ बोल दिया या चोरी कुछ ऐसा मन में आया, कुछ छोटी मोटी चीज़ें कुछ चुरा लिया या बिना पूछे पैसे लेके जाके कहीं से बाहर से कुछ खरीद लाया, माँ को ऐसा लगता है कि सामाजिक तौर पे एक व्यक्ति के रूप में जो ये बच्चा विकसित हो रहा है आगे के कल के भविष्य के लिए, ये जो इसकी आदतें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है, और इस प्रकार से माँ जो होगी वो बच्चे को पनिशमेंट भी देगी, अर्थात दंडित भी करती है। जो माँ बच्चे को बहुत प्रेम करती है, वही जो माँ होती है बच्चे को कुछ गलत व्यवहार पे दंड भी देती है। तो इस प्रकार से भावात्मकता और भावात्मक तटस्थता की बात टालकट पार्सन्स ने की है।
अब हम लोग समझते हैं भावनात्मकता बनाम भावात्मक तटस्थता का संबंध भूमिका निष्पादन से है। यहाँ पे आप लोग ये कुछ मेन पॉइंट हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। भूमिका निष्पादन में होने वाली दुविधाओं से है कि आखिर में कब हम कैसा रोल निभाएं। यही भावात्मकता और भावात्मक तटस्थता की कड़ी है, जहाँ किसी विशिष्ट स्थिति के विषय में मूल्यांकन की अपेक्षा होती है कि किस समय में मेरे से आखिर में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जा रही है। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता। आखिर में ये क्या होता है? सेल्फ ओरिएंटेशन और कलेक्टिव ओरिएंटेशन की बात हो रही है कि हम खुद के बारे में पहले सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, प्रायोरिटी खुद को दे रहे हैं या फिर सामूहिकता अर्थात समाज को दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिसटाइपिंग हो गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है आत्म उन्मुखता है, उन्मुखता मैंने करेक्ट किया था लेकिन वो कहीं कहीं पे छूट गया है। ओके, ये उन्मुखता है, ये जो वर्ड है ये करेक्ट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ख की जगह क हो गया है। तो आखिर में क्या होता है? आत्म उन्मुखता बनाम सामूहिक उन्मुखता जो होता है वो विन्यास प्रकारांतर में मूल्यांकन प्रक्रिया में मुख्य बात जो है वो नैतिक मानक की है। तो यहाँ पे जो आत्म बनाम सामूहिक की बात होती है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, केंद्र बिंदु है, वो नैतिकता है। हम नैतिकता के आधार पे हमें पहले खुद को देखना है या फिर समाज को देखना है, ये तय होता है। नैतिक मानक का प्रश्न इस बात से उठता है कि व्यक्ति को सामूहिकता या व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति में या अपने स्वार्थ का परित्याग में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। या तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो लोग बोलते हैं कि स्वार्थी हो गए हैं, या फिर हम अपने स्वार्थ का परित्याग करके और बाकी लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि इग्नू के बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने यहाँ पे इमेज दिया है या आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एक पुलिस है और उसी का भाई किसी बैंक में चोरी करके और भाग रहा है, पुलिस जो है वो अपने भाई को गोली मार देता है। वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सामूहिक उन्मुखता जो है वो नज़र आएगी, क्योंकि वो सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देख रहा है कि ये मेरा खुद का भाई है, बल्कि वो ये देख रहा है कि समाज के कल्याण के लिए ये ज़रूरी है कि मैं अपने भाई को मार दूं क्योंकि वो गलत कर रहा है। तो ये इमेज आप लोगों के जब माइंड में रहेगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ आखिर में ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो आत्म उन्मुखता अर्थात हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और सामूहिक उन्मुखता कि हम अपने जो हमारे खुद के अपने स्वार्थ हैं उसका परित्याग करके और बल्कि समाज के हित के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद। यहाँ पे आखिर में ये क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको यूनिवर्सलिज्म अर्थात सार्वभौमवाद तथा विशिष्टतावाद अर्थात पर्टिकुलरिज्म। सार्वभौमवाद बनाम विशिष्टतावाद एक विन्यास प्रकारांतर है जो उस भूमिका स्थिति को निरूपित करता है जहाँ व्यक्ति की दुविधा संज्ञानात्मक बनाम संवेगात्मक मानकों के मूल्यांकन के संबंध में होती है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो इसका मुख्य पॉइंट होता है वो होता है संज्ञानात्मक बनाम संवेगात्मक मानकों के मूल्यांकन के संबंध में होती है। इसका क्या अर्थ है इसको हम लोग समझेंगे। संज्ञानात्मक बनाम संवेगात्मक मानकों की बात यहाँ पे जब आती है तो यहाँ पे पहले आप लोग इसको समझिए कि सार्वभौमवाद का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ें सभी जगह के लिए एक जैसी काम करती हैं, लेकिन विशिष्टतावाद जो होती है वो एक
पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर लोगों के या पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए काम करती है, या एक बोल सकते हैं पर्टिकुलर रिलेशन हो सकता है, कोई विशिष्ट रिलेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है कि मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति ए है और इनको मान लेते हैं किसी अच्छी जगह पे या फिर ये बोल सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में बहुत ही हायर पोस्ट पे हैं, और जिसको आप लोग देखेंगे भाई भतीजावाद के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन इनको पता है कि ये फला व्यक्ति जो है वो हमारा व्यक्ति है, अर्थात हमारा भाई हो सकता है, हमारा भतीजा हो सकता है, या फिर हमारा भांजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो बाकी लोगों को देखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, वो सीधे सीधे पहले से प्री सेलेक्टेड है कि हम उसको ले लेते हैं, इस पोस्ट के लिए उसको हम अपने पास रख लेंगे। तो इस प्रकार से ये अगर कंडीशन है तो ये हमारी विशिष्टतावाद में आएगी। लेकिन वहीं पे अगर इसका जस्ट अपोजिट कर दें कि चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे भांजा हो, कोई भी हो, अगर किसी भी प्रोसेस में हम चल रहे हैं तो जैसे सभी के लिए जो रूल्स एप्लीकेबल हैं वो उसके लिए भी हैं। तो ये जो कंडीशन होगी वो सार्वभौमवाद को दर्शाएगी। मानव व्यवहार के सार्वभौमवादी मानकों के पालन की भूमिका का एक बहुत अच्छा उदाहरण भूमिका निष्पादन का है, जो पूरी तरह से कानून सम्मत मानदंडों और कानूनी स्वीकृति के अनुसार होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बात यूनिवर्सलिज्म की हो रही है, अर्थात सार्वभौमवाद की, अर्थात पूरे विश्व में एक जैसा ही व्यवहार किसी भी स्थिति में किया जाए, तो अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करे कि संबद्ध व्यक्ति उसका रिश्तेदार या दोस्त है, तो कहा जाएगा कि उस समय विशिष्टतावादी तर्क कार्यरत थे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में बता दिया है कि इसी को आप लोग समझिए कि अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए कानूनी मानदंडों का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि जो संबद्ध व्यक्ति है, अर्थात जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो उसका रिश्तेदार या दोस्त है, तो ये कहा जाएगा कि ये उस समय जो कार्य है वो विशिष्टतावादी तर्क पे आधारित है। पार्सन्स का कहना है कि ऐसे समाजों में जहां नौकरशाही, औपचारिक संगठनों और आधुनिक संस्थाओं का व्यापक भूमिका है, वहां सार्वभौमवाद और विशिष्टतावाद की दुविधा की स्थिति रोजमर्रा के जीवन में चुनाव के विषय बन गए हैं। तो ये आप सभी लोग भी जानते हैं कि जो नौकरशाही चाहे हम देख लें, चाहे जो भी औपचारिक संगठन है या फिर जो आधुनिक संस्थाएं हैं, हर जगह पे ये एक स्थिति बनी रहती है दुविधा की कि क्या यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ भी है कि लोग अपने पहचान के व्यक्तियों को रख लेते हैं काम पे बिना समझे कि हाँ ये उनके लिए योग्य है कि नहीं है, या फिर बिल्कुल फ्रेश सिलेक्शन हो रहा है और चाहे उनका भाई ही हो, भतीजा ही हो या भांजा ही हो, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो किसी भी कोई अननोन ऐसा जो व्यक्ति है या जो स्टूडेंट है वो उस लायक था तो उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो दुविधा होती है ये हमें देखने को मिलती है जो नौकरशाही, औपचारिक संगठन या फिर आधुनिक संस्थाएं हैं, वहाँ पे ये सारी कंडीशन हमें सार्वभौमवाद या फिर विशिष्टतावाद की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रदत्त बनाम अर्जित की, एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट। तो ये जो प्रदत्त और बनाम अर्जित की है तो ये तो बहुत आसान है, ये आप सभी को पता है। यहाँ मैंने एक इमेज मेंशन किया है, ये बहुत ही छोटा है, चूँकि मैनेज नहीं हो पा रहा था इस पर, फिर भी मैंने इसलिए मेंशन कर दिया जस्ट आप लोगों को ये समझने के लिए कि जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जो हायरार्की देखने को मिलती है हमें कि किस प्रकार से भारत में जो जाति व्यवस्था है वो कार्य करती है, तो वो हमें प्रदत्त स्थिति में देखने को मिलती है। प्रदत्त बनाम, यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, प्रदत्त बनाम अर्जित विन्यास प्रकारांतर में व्यक्ति की दुविधा इस बात पे आधारित है कि क्या व्यक्ति अपनी भूमिका के विषय को गुणवत्ता या निष्पादन अर्थात
परफॉर्मेंस की दृष्टि से निरूपित करता है या नहीं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रदत्त स्थिति होती है उसमें आप लोगों को ये पता है कि जैसे ब्राह्मण है, अगर कोई जाति में जन्म लिया है तो फिर उसका जो पुत्र है वो योग्य है या नहीं है, लेकिन उसको जो एक रिस्पेक्ट है समाज के द्वारा वो वैसे ही मिलती है जैसे कि एक ब्राह्मण को मिलना चाहिए। या फिर एक शूद्र की बात यदि करें तो वो चाहे जितना इंटेलिजेंट है उसके साथ वैसे ही बिहेव किया जाता है जैसा कि एक शूद्र की साथ करना चाहिए। तो ये हमें प्रदत्त स्थिति में देखने को मिलता है, जो कि हमारे भारतीय समाज की एक मुख्य पहचान है। भारत में इस विन्यास प्रकारांतर का बहुत अच्छा उदाहरण जाति व्यवस्था द्वारा नियंत्रित भूमिका निष्पादन से है कि किस प्रकार से ब्राह्मण को किस प्रकार की भूमिका निभानी है, क्षत्रिय को किस प्रकार की निभानी है, वैश्य को किस प्रकार की भूमिका निभानी है, शूद्र जो हैं उनको किस प्रकार की निभानी है, और इनसे नीचे भी जो अगर देखा जाए तो जो एक तरीके से लोग अछूत मान लेते हैं उनको किस प्रकार की भूमिका निभानी है। तो ये भारत में जो जाति व्यवस्था बनाई गई है इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं पे अगर बात अचीवमेंट की बात करें, अर्जित जो स्थिति होती है, तो उसमें क्या होता है कि चाहे हम जिस कास्ट से हों, जिस परिस्थिति से आते हैं, लेकिन हम अपनी खुद की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के अनुसार उसको हम उच्च कर सकते हैं या उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रदत्त बनाम अर्जित जो है वो आता है। विनिर्दिष्टता बनाम प्रसारणता, तो ये एक और इनका जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये जो क्या बोलते हैं जो पैटर्न वेरिएबल्स का है, तो इसमें विनिर्दिष्टता अर्थात स्पेसिफिसिटी और प्रसरणता अर्थात डिफ्यूजनेस। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विनिर्दिष्टता बनाम प्रसरणता विन्यास प्रकारांतर का संबंध भूमिका निष्पादन के विषय क्षेत्र से है। अब ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इस संदर्भ में क्षेत्र का मतलब सामाजिक अन्योन्य क्रिया की प्रक्रिया में तेजी से है। तो आखिर में ये क्या होता है, ये होता है कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो इसके कारण ये विनिर्दिष्टता है या फिर प्रसारणता है, इसको डिसाइड करते हैं। अब जैसे डॉक्टर और रोगी के बीच जो क्रिया होती है वो या फिर बाजार में ग्राहक और सामान विक्रेता के बीच सामाजिक अन्योन्य क्रिया का एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है। कैसे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि एक डॉक्टर और एक रोगी पेशेंट यहाँ दिख रहा है, तो डॉक्टर का क्या काम है, डॉक्टर जो इंटरेक्ट करेगा अर्थात अंतःक्रिया करेगा रोगी के साथ, उसका काम सिर्फ स्पेसिफिक है कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आया, उसने अपनी परेशानी बताई कि हमें फला बीमारी है, और फिर वो उसी के हिसाब से उसका इलाज करेगा, उसको दवाइयाँ देगा, ना कि ये पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आपका ऑक्यूपेशन क्या है अर्थात पेशा क्या है, आप किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। तो ये जो संबंध होता है ये बहुत ही स्पेसिफिक अर्थात विनिर्दिष्ट होता है। वहीं पे अगर प्रसन्नता की बात करें तो इसके विपरीत कुछ भूमिका संबंध जो होता है वो सामान्य और व्यापक प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार की भूमिका संबंधों के कुछ उदाहरण मित्रता संबंध, पति पत्नी के बीच जो दाम्पत्य संबंध होता है, या फिर विभिन्न स्तरों के रिश्तेदारों के बीच संबंध होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने इमेज में दिखाया है। तो यहाँ पे कुछ विशिष्ट संबंध नहीं होता है, स्पेसिफिक सब नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के बारे में हर कुछ जानता है। एक मित्र होता है, मित्र के बारे में सब कुछ जानता है। जो भी पति पत्नी के बीच का संबंध है, तो पति पत्नी एक दूसरे से सारी चीज़ें शेयर करते हैं। उनमें कुछ ऐसा विशिष्ट नहीं होता है कि हम सिर्फ इस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बाकी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। या फिर रिश्तेदारों की बात करें तो इनका जो अंतःक्रिया का रेंज है, दायरा है, वो
असीमित होता है। इसको हम किसी एक विशिष्ट एरिया में या क्षेत्र में नहीं बांध के रख सकते हैं। पार्सन्स के अनुसार विन्यास प्रकारांतर न केवल सामाजिक प्रणाली में भूमिका अंतःक्रिया और भूमिका अपेक्षाओं को निरूपित करते हैं, बल्कि इसके साथ ही व्यापक निर्देश भी देते हैं, जिसमें सामाजिक प्रणाली के अधिकांश सदस्य अपनी भूमिकाएं चुनते हैं कि हमें अपनी भूमिका किस प्रकार से निभानी है। तो यहाँ पे इन्होंने जो 5 प्रकार बताए हैं, इसी में इन्होंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है कि इस प्रकार की क्रिया लोगों के द्वारा की जाती है, किस में कौन सी क्रिया में किस प्रकार का, या कहीं पे भूमिका का महत्व ज़्यादा है तो कहीं जो मूल्य है उसका ज़्यादा महत्व है। तो इस प्रकार से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से जो ये हमें दिखता है विन्यास प्रकारांतर, वो क्रिया में हमें समझने को, क्रिया के जो ये एक एक्शन जो सिस्टम है या सोशल सिस्टम बोलेंगे, इसको समझने में किस प्रकार से हमारी मदद करता है। इससे हमें सामाजिक प्रणाली की प्रकृति की जानकारी भी मिलती है कि जो ये सोशल सिस्टम है आखिर में इसका नेचर क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। अब यहाँ पे टालकट पार्सन्स के जो पैटर्न वेरिएबल्स का जो टॉपिक है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। तो आप लोग बोलते हैं कि मैम इग्नू की जो प्रश्न होते हैं उसको आप डिस्कस कर लिया करिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप लोग विन्यास प्रकारांतर क्या है ये तो आप लोग समझ लिए हैं। इसी से संबंधित जो ये प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि नीचे विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहार दिए गए हैं। सामाजिक व्यवहार जो किए जाते हैं तो ये किसी न किसी विन्यास प्रकारांतर से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है इन सारे में कि जो कौन सा व्यवहार जो है वो किस विन्यास प्रकारांतर के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न है कि स्कूल का एक अध्यापक अपने बच्चे को अतिरिक्त अंक दे देता है, तो ये किस विन्यास प्रकारांतर के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कि एक पुलिस का सिपाही जो है वो बैंक लूटकर भागते हुए अपने भाई को गोली मार देता है, तो ये किस प्रकार का विन्यास प्रकारांतर के अंतर्गत आएगा। अगला है कि किसी लखपति बाप का लड़का जो है वो अपने पिता की कंपनी में क्लर्क का काम कर रहा है, तो आखिर में ये किस विन्यास प्रकारांतर में आएगा। और किसी लिपिक की लड़की जो है वो किसी संस्था में अपनी योग्यता के आधार पर निदेशक के पद पर चुनी जाती है, तो ये किस में आएगा। अगला है कोई विक्रेता महिला ग्राहक को रुपयों की रिजगारी अर्थात क्वाइंस, जो छुट्टा हम लोग बोलते हैं कि कुछ सिक्के जो हैं, तो इसको हम क्वाइंस जो होते हैं, तो वो एक विक्रेता जो है वो किसी महिला ग्राहक को बदले में जो है वो क्वाइंस दे रहा है या सिक्का दे रहा है, तो ये किस व्यवहार में आएगा। दो दोस्तों के बीच नोट्स की अदला बदली और गपबाजी हो रही है, तो ये किस प्रकार के विन्यास प्रकारांतर में आएगा। तो इसको आप लोग खुद आंसर करिएगा। मैं इसका आंसर अपने अगले लेक्चर में बताऊंगी, इसलिए कि मैं अभी बता सकती थी लेकिन अभी इसलिए नहीं बताऊंगी कि चूँकि ये आज ही का लेक्चर है। आप लोग अच्छे से इसको समझिए और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आखिर में किस विन्यास प्रकारांतर में आते हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं डाउट रहेगा तो इस प्रश्नों से संबंधित हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आज का जो क्लास था, आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि विन्यास प्रकारांतर अर्थात पैटर्न्स वेरिएबल्स होते क्या हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग क्वेरीज हमसे कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लगता है वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।